हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई निजी चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 जो कि है मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मनी कैसे डेवलप हुआ और लोन्स इकोनॉमी को कैसे शेप देती है क्रेडिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एजेंडा क्या है इस चैप्टर पढ़ने का? तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम बार्टर सिस्टम देखेंगे। फिर सेकेंड टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कि आजकल क्या क्या मनी के फॉर्म्स चल रहे हैं। फिर देखेंगे कि लोन एक्टिविटीज क्या क्या हैं बैंक की। फिर कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पढ़ेंगे। और फिफ्थ है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। चलिए, अगर हम सबसे पहले बात करें मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बार्टर सिस्टम है क्या। तो बार्टर सिस्टम में लोग बिना मनी के डायरेक्टली गुड्स को एक्सचेंज करते थे। मतलब दैट मीन्स कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स डायरेक्टली विदाउट मनी। जैसे एक फार्मर ने वीट दिया और कॉबलर को शूज ले लिया, कॉबलर से शूज ले लिया, बट प्रॉब्लम थी यहाँ पे क्या? डबल कोइंसिडेंस की। तो आप ये देख सकते हैं कि जो बार्टर सिस्टम में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की थी। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों लोगों को एक दूसरे की चीज चाहिए हो तभी एक्सचेंज पॉसिबल है। मतलब अगर वीट के साथ अगर एक इंसान को वीट देना है तो उसको ये भी होना चाहिए कि सामने वाला अगर कोई शू देना चाहता है तो उसको भी शू की जरूरत हो, तभी ये हो सकता था, एक्सचेंज हो सकता था, नहीं तो नहीं हो सकता था। इस वजह से वैल्यू फिक्स करना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। सेविंग करना और बड़े ट्रांजैक्शन करना भी मुश्किल हो जाता था। इसलिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? मनी की। चलिए, अब हम बात करेंगे मनी रिमूव्स बार्टर प्रॉब्लम। तो मनी आते ही ट्रेड और इजी हो गया। ये एक मीडियम बन गया एक्सचेंज का। मनी सब एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज सिंपल हो गया। मनी का मेन फंक्शन क्या क्या है? तो अगर फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले क्या है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसके द्वारा हम एक चीज ले सकते हैं और पैसे दे सकते हैं। फिर दूसरा है कि ये एक मेजर है वैल्यू का कि 100 रुपए है, 500 रुपए है, तो एक वैल्यू आपकी बताता है। फिर अगर दूसरी चीज की बात कर क्या करें कि इसकी वैल्यू भी स्टोर्ड है इसी में ही। और फिर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी ये बताता है। तो इसके कुछ ये फंक्शंस हो गए हैं जो आपको याद करना होगा। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे आप वीट बेचते हो तो आपको कितने मिलते हैं? 2000 रुपए मिलते हैं। और फिर जो चाहिए वो कंफर्टेबली बाय कर सकते हो। आपको जो जरूरत हो उस कुछ भी बाय कर सकते हो, चाहे वो फोन हो, चाहे बुक्स हो, चाहे ग्रोसरीज हो। तो आप इस 2000 रुपए से कुछ भी बाय कर सकते हो। तो ये एक आपको मनी एक आपको एक कन्वीनियंट बना दिया कि आप यहाँ पे कुछ भी चीजें ले सकते हो विथ द हेल्प ऑफ मनी। चलिए, अगर अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी की, तो मनी टाइम के साथ ये इवॉल्व होता गया। पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था। तो आप ये देख सकते हो कि बार्टर सिस्टम में एक सामान दो और दूसरा सामान लो वाला हल था। फिर क्या हो गया? मेटल कॉइन्स आए। तो मेटल कॉइन्स जैसे कि राजा महाराजा के टाइम पे क्या होता था कि मेटल कॉइन्स बनते थे, गोल्ड सिल्वर कॉपर की, ये लोग क्या करते थे? कॉइन्स बनाते थे। फिर आई हमारी पेपर करेंसी, जो पेपर करेंसी मतलब पेपर के फॉर्म में रहती थी। आपके 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए रहते थे। फिर आ गया बैंक मनी। बैंक मनी में क्या होता था? जैसे चेक्स हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, इधर ये हम बैंक मनी को कह देते थे। फिर आ गया हमारा डिजिटल मनी, जो कि आजकल हम पेमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिसमें हम यूपीआई रहता है, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारी चीजें किसमें अंदर आ गई? डिजिटल मनी में। तो आप ये देख सकते हो बार्टर सिस्टम, मेटल कॉइन्स, पेपर करेंसी, बैंक मनी एंड देन डिजिटल मनी। तो मनी क्या हुआ? टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के साथ साथ ये और बढ़ता गया और इवॉल्व करते गया। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न मनी के बारे में बात करते हैं, जिसको हमने दो मेन फॉर्म्स में देखा हुआ है। तो आज के टाइम में मनी दो मेजर फॉर्म्स में है
और जैसे कि क्या क्या है, सबसे पहले करेंसी है और दूसरा है डिपॉजिट, जो कि हम बैंक में करते हैं। करेंसी जैसे नोट्स और कॉइन्स की अगर हम बात करें, जो कि आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है और जिसे एक लीगल टेंडर भी कहते हैं हम, जैसे कि आपके 10 रुपए के नोट्स, 500 रुपए के, 5 रुपए के कॉइन, ये सारे क्या होगा, एक लीगल अथॉरिटी देते हैं। फिर अगर हम डिपॉजिट विथ बैंक्स की बात करें तो ये भी एक टाइप की मनी ही है, क्योंकि हम चेक्स, एटीएम, यूपीआई से यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो मनी है वो बैंक अकाउंट में है और हम इसको निकाल भी सकते हैं जब भी हमें जरूरत हो, पर ये हम एटीएम, चेक्स और यूपीआई पेमेंट के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लीगल टेंडर भी कहते हैं और आरबीआई के द्वारा ऑथराइज्ड होता है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे डिमांड डिपॉजिट और चेक्स के बारे में। तो जब लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो उनके लिए डिमांड डिपॉजिट बन जाता है। तो आप डिमांड डिपॉजिट समझ सकते हैं, जिसे कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। मतलब आप कभी भी अकाउंट बैंक जाओ तो आप बोलो कि मेरे अकाउंट से मुझे इतना पैसा चाहिए, तो आप निकाल सकते हो पैसा। ठीक है, चेक एक रिटन ऑर्डर है जो बैंक को बोलता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को ये इतना पैसा दे दो। तो चेक में हर चीज लिखा होता है कि पर्सन का नाम क्या है, कितने पैसे चाहिए हैं उसको, तो ये होता है। तो चेक और डिजिटल ट्रांसफर से कैश कैरी करने की जरूरत कम हो गई। मतलब पहले क्या होता था, लोग बहुत ज्यादा पैसे, अगर किसी को कुछ लेना हो, फ्रिज लेना हो, टीवी लेना हो, तो डायरेक्टली आपको कैश लेके जाना पड़ता था। पर अब कैसा हो गया, चेक है और डिजिटल ट्रांसफर है, यूपीआई है, तो आप इजिली जाते हो, स्कैन करते हो, ले लेते हो अपनी चीजें। तो देखो कि पहले अब क्या होता है कि पीपल डिपॉजिट करते हैं, फिर बैंक उसका रिकॉर्ड रखता है कि अच्छा इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं, और फिर हम पेमेंट कर देते हैं थ्रू चेक्स और यूपीआई। ये आप एक एग्जाम्पल के रूप में देख भी सकते हो कि यहाँ पे जो पेई का नाम है और किसी को प्रेम कुमार जी को मिला हुआ है, कितने रुपए हैं, 57,000 है, डेट डली हुई है, कौन दे रहा है, एसबीआई दे रही है, बैंक ब्रांच कोड भी लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, तो ये चेक होता है। अब देखते हैं हम कि हमारा जो एक बैंक है सॉरी, तो ये बैंक है वो कैसे काम करती है, मतलब ये जो लोन एक्टिविटीज है कैसे काम करती है। तो बैंक लोगों का डिपॉजिट का कुछ हिस्सा, अराउंड कितना, 15% कैश रिजर्व के फॉर्म में रखता है। बचा हुआ पैसा बोरोवर्स को लोन के फॉर्म में देता है। बोरोवर्स इंटरेस्ट देते हैं जिससे बैंक प्रॉफिट अर्न करती है और डिपॉजिटर्स को भी इंटरेस्ट मिलता है। यानी बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं। तो आप ये देखते हो, जो हमने जैसे सेविंग करी तो ये बैंक में करी, और बैंक ने क्या कर दिया, उधार में दे दिया। अब उधार में दे दिया तो वो कुछ इंटरेस्ट रखते कि भैया आप चलो, किसी ने सपोज 10,000 रुपए उधार में दिया, ठीक है, तो अब बैंक बोला किसी को 8,000 रुपए चाहिए है, तो वो 8,000 रुपए तो लेके गया, पर बैंक ने बोला कि भैया तुम्हें 10% इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब 10% 8,000 का कितना होता है, 800 रुपए। तो बैंक को 8,000 तो देगा ही, साथ में 800 रुपए और देगा। तो ये बैंक की क्या, 800 रुपए प्रॉफिट हो गई, और ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है। चलिए, अब हम बात करेंगे क्रेडिट क्रिएशन की। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो 10 लोगों ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया और जिसका टोटल वैल्यू कितना हो गया, 10 लाख रुपीज। बट बैंक को कितना लेता है, बैंक को जो रिजर्व रखना होता है वो कितना होता है, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि 15% उसको रिजर्व रखना पड़ता है। तो हमने मान लिया कि 1.5 लाख रुपीज उसने रिजर्व रख लिया, और बाकी जो 8.5 लाख है उसने लोन दे देता है। लोन लेने वाले इस पैसे को यूज करता है और वो पैसा फिर से किसी बैंक में डिपॉजिट हो जाता है और वहां से फिर लोन दिया जाता है। इस जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस को कि एक जगह से लिया फिर दूसरी जगह डिपॉजिट कर दिया, तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, जिससे इकोनॉमी में काफी ज्यादा जो मनी है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और बार बार पैसे आना जाना ये होते रहता है। तो ये चीज होगी हमारी क्रेडिट क्रिएशन की बात। अब हम बात करेंगे
आपकी बुक में दी हुई है, 2 क्रेडिट सिचुएशंस दी हुई हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी जो क्रेडिट होते हैं वो प्रोडक्टिव भी होते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। कभी ये हेल्पफुल है तो कभी ये रिस्की है, वो डिपेंड करता है। तो जैसे हम पहला एग्जांपल था, शायद तक केस पहला था, ये सलीम का था जो कि शू मैन्युफैक्चरर था। तो उसको काफी ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं, तो उसने क्या किया कि बैंक लोन लिया काफी कम इंटरेस्ट से। उसने मटेरियल ले लिया, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया और प्रॉफिट अर्न किया। तो उसके लिए पॉजिटिव हो गया कि भैया उसका इनकम भी हो गई, डेवलपमेंट भी हो गया। पर उधर ही हम दूसरा केस देखते हैं स्वप्ना का। इन ये जो एक स्मॉल फार्मर थी, इसने क्या किया कि लोन लिया काफी, जो मनी लेंडर था, जो लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग पैसे भी देते हैं तो उनको मनी लेंडर कहते हैं, तो उन्होंने काफी हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे दे दिए। अब बेचारी जो स्वप्ना थी, उनके जो क्रॉप था वो खराब हो गया, मतलब पेस्ट वेस्ट लग गया तो खराब हो गया। अब उसने क्या, क्रॉप तो खराब हो गया तो उसको बेच नहीं सकती। अब उसने बेच नहीं कर सकती तो उस जो पैसे लिए थे उसको वो लौटा नहीं सकती। अब वो क्या, उसके उसके कारण क्या हो गया, वो डेट ट्रैप में फंस गई। तो इसका मतलब क्या है कि वो निगेटिव इंप्रेशन हुआ, जिसके कारण उसकी इनकम भी कम हो गई और इनसिक्योरिटी भी बढ़ गई। तो मतलब आप ये देख सकते हो कि क्रेडिट जो है, पैसे लोन देना और लाना, ये हमेशा कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी निगेटिव भी हो सकता है। तो हम इधर ही से आते हैं क्रेडिट पे। तो कि क्रेडिट का आखिर मतलब क्या होता है? तो क्रेडिट का मतलब होता है लोन, जो आप भी लेते हो और फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ रीपे करते हो। क्रेडिट्स के टर्म्स होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल रिपेमेंट, मोड कैसा है रिपेमेंट का, और डॉक्यूमेंटेशन। ये सारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, मतलब लोन आपको इतने इंटरेस्ट में दिया जाएगा। कोलेटरल मतलब एक एसेट होता है जो कि वैल्यूएबल एसेट होता है, जो कि लोन सिक्योर करने के लिए होता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको एक लोन दिया, ठीक है, तो आपके पास कोई घर है, बिल्डिंग है, तो ये बैंक क्या है, बैंक इसके जो है पेपर से रख लेते कि भैया तुम जब तक मेरा पैसा नहीं दोगे, मैं इसके पेपर्स रख रहा हूँ। अगर तुमने पैसे दे दिए तो मैं उसके पेपर्स वापस कर दूंगा, और अगर नहीं दिया तो वो चीज मेरी हो जाएगी। ठीक है, तो कोलेटरल का मतलब ये होता है, सिक्योरिटी होती टाइप की। मोड ऑफ रिपेमेंट के पैसे कैसे वापस मिलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन की पूरा, अच्छा आपने इतना लोन लिया है, इतने में इंटरेस्ट लिया है, तो आप ये देख सकते हो कि सारी चीजें इसमें हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अब कहाँ कहाँ से हमें ये लोन मिलता है। तो उसके बेसिस पे हमने 2 तरीके का सेक्टर है जो कि डिवाइड किया है, एक फॉर्मल सेक्टर है और इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज है। मतलब हमें फॉर्मल तरीके से भी लोन मिलता है और इनफॉर्मल तरीके से भी मिलता है। ठीक है, सॉरी, अगर फॉर्मल की बात करें तो फॉर्मल के अंदर क्या आते हैं, हमारे बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आते हैं, जो कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड रहते हैं। ये इनका जो फिक्स्ड रेट, जो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो फिक्स्ड होता है और काफी कम होता है। और इसमें जो कोलेटरल होता है वो जरूरत होती है, मतलब बैंक कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट रखता है, जैसे कि घर का, गाड़ी का, आपके जमीन का, कि अच्छा ये हमारा एक वो है कि हाँ आप अपना लोन दे दोगे तब आप इसके डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, कोलेटरल रखता है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट क्या है, इसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होता है। पर अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, जैसे कि मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, जैसे नहीं होता है कि लोग अपने रिलेटिव से पैसे ले लेते हैं, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। फिर ये अनरेगुलेटेड होता है, मतलब कोई भी इसके ऊपर नहीं देखता कि भैया तुम कितने इंटरेस्ट में ले रहे हो, कितने महीने में दे दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है और कुछ भी करते हैं लोग, कुछ भी ले लेते हैं, बहुत हाई हाई में ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कोलेटरल कभी भी रखते हैं, कभी भी नहीं रखते, तो उनका भी कुछ फिक्स नहीं होता है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी, इनफॉर्मल अग्रीमेंट होता है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है, तो जिसके कारण क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर आपने पैसे नहीं दिए तो लोग धमकियां देते हैं, परेशान करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो इनफॉर्मल क्रेडिट कैन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन। अब हम देखेंगे कि क्रेडिट सिस्टम फ्लो कैसा होता है। तो अगर फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो लो इंटरेस्ट,
सेफ लोन देता है। और इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो ये हाई इंटरेस्ट लेता है और रिस्की लोन्स रहते हैं। इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए फॉर्मल क्रेडिट को बढ़ाना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो गोल होता है वो इंक्रीज, हमारा मेन गोल क्या है क्रेडिट सिस्टम का, कि हम जो फॉर्मल क्रेडिट है उसको बढ़ाएं और पॉवर्टी को कम करें, क्योंकि ये जो इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है वो मेनली पॉवर्टी को बढ़ावा देता है और पुअर को और पुअर करता है। चलिए अब हम बात करेंगे रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये करेंसी इशू करता है, जैसे कि आपके पास जो भी रुपए हैं वो आरबीआई के द्वारा ही इशू किए जाते हैं। बैंक्स को रेगुलेट करता है, जितने भी हमारे इंडिया में बैंक्स हैं वो सारे इसी के द्वारा रेगुलेटेड हैं, ठीक है। और लेंडिंग रूल सेट करता है कि अच्छा कितने रेट में इंटरेस्ट लगेगा, क्या कोलेटरल रख सकते हैं। और इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। मतलब इन्फ्लेशन का मतलब अगर आप कहो कि महंगाई का ध्यान यही रखता है। और मनी सप्लाई की मार्केट में कितना मनी होना चाहिए, मतलब इंडिया के मार्केट में कितना मनी होना चाहिए, ये कौन देखता है? ये आरबीआई ही देखता है। तो आरबीआई को हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ये गार्डियन है। इसके द्वारा सारे जो इंडिया में मनी फ्लो होता है वो आरबीआई के द्वारा होता है। अब हम पढ़ेंगे क्रेडिट एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो क्रेडिट आखिर इम्पोर्टेंट क्यों होता है? तो क्रेडिट फार्मर्स को सीड, टूल्स और फर्टिलाइजर लेने में हेल्प करता है। क्रेडिट मतलब लोन। तो ये फार्मर्स को सीड, टूल्स और फर्टिलाइजर लेने में मदद करता है। स्मॉल बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करता है, क्रिएट करता है। लेकिन हाई इंटरेस्ट लोन पॉवर्टी को बढ़ा देते हैं। इसलिए सही अफोर्डेबल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, इनकम और यही डेवलपमेंट का ही मेन जरिया है। तो अगर आपको अफोर्डेबल क्रेडिट मिल गया तो इसके द्वारा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करा तो आपको प्रोडक्शन भी आप कर सकते हो, प्रोडक्शन कर लिया तो आप इनकम जनरेट कर सकते हो, और यहीं से हमारा डेवलपमेंट होता है। पर अगर हाई इंटरेस्ट लोन हुआ तो आप डेट ट्रैप में फंस जाते हो, जो कि एक पॉवर्टी साइकिल होता है। मतलब आप उस पॉवर्टी से कभी नहीं निकल सकते हो। अब हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, या फिर एसएचजी की बात करेंगे। तो ये मोस्टली जो वुमेन होती हैं, जो इनका स्मॉल सेविंग्स होता है, 15 से 20 औरतें होती हैं, ये मिलकर सेविंग्स करती हैं, उनको ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। वो अपने मेंबर्स को लो इंटरेस्ट में लोन देती हैं। अपने ही मेंबर्स, जो मतलब उस ग्रुप में जितने मेंबर्स होते हैं उनको ही लोन मिलता है। जब उनका रिकॉर्ड स्ट्रांग होता है तो क्या होता है कि बैंक्स उन्हें लोन देने लग जाता है। तो मतलब क्या होता है कि अगर उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप में अच्छा पैसे गए और फिर वापस आ गए, तो ये पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है। तो उसको क्या होता है कि बैंक भी उस ग्रुप को लोन देने लग जाता है। तो ये मॉडल बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक्स में कुछ कुछ ऐसा मॉडल चलता था कि उधर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए जाते थे, फिर लोन्स दिया जाता था। तो ये अब इंडिया में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफी ज्यादा बनाए हुए हैं। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें हम, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सेविंग हैबिट्स को बढ़ाता है, वुमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट करता है, मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंसी कम करता है, और रूरल क्रेडिट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एसएचजी ने स्विंग मशीन ली। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन है, उन्होंने क्या किया कि खुद से ही स्विंग मशीन ले ली, टेलरिंग शुरू कर दिया, फिर उससे पैसे कमाए, प्रॉफिट कमाया और लोन को रीपे कर दिया। तो उनकी क्या हो गई कि जो लाइफ है या लाइवलीहुड है वो इम्प्रूव हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एसएचजी का। अगर समरी की बात करें तो क्विक रिकैप करते हैं हम पूरे चैप्टर का, कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम थी। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मॉडर्न मनी करेंसी प्लस बैंक डिपॉजिट हुआ करता था। बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, मतलब लोन क्रिएट करता है।
क्रेडिट यूजफुल भी हो सकता है और रिस्की भी हो सकता है, जो कि हमने 2 केसेस के थ्रू देखा था। फॉर्मल क्रेडिट सेफ होता है और इनफॉर्मल रिस्की होता है। आरबीआई रेगुलेट करता है सारे बैंक्स को। क्रेडिट डेवलपमेंट देखा था, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देखे थे जिससे रूरल इकोनॉमी को एम्पावर करता है, और यहाँ से हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, मतलब हर कोई एक फाइनेंस में अपना पार्ट लेता है और सभी के पास बैंक या फिर कुछ बैंक से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो ये हमारी यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है इकोनॉमिक्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें पढ़ाई निंजा को। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।